हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर। और आज के लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉ का, और वो चैप्टर है शेयर कैपिटल। ये चैप्टर भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन हो सकता है, मोर देन वन क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपको रखा हुआ मिले पेपर में। और मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ आपको कि जो लॉ का पेपर आता है पिछले कुछ समय से न्यूज़ सिलेबस में, वो पूरा का पूरा 80 से 90% पेपर जो है केस स्टडी का आता है। जो 30% तो एमसीक्यू हो गए, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो 70 मार्क्स का पेपर आपका बचता है उसमें से 80 to 90% पेपर आपका केस स्टडी आता है। और केस स्टडी भी बड़े ट्विस्ट करके आपसे पूछी जाती हैं। जब तक आपको गहराई नहीं पता है कॉन्सेप्ट की, तो तब तक आप केस स्टडी को समझने में गलती करेंगे ही करेंगे। और गहराई में कुछ नहीं है, डेप्थ में कुछ नहीं है, आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। अगर किसी भी लाइन से उठ के, किसी भी लेटर से उठ के क्वेश्चन ड्राफ्ट हो जाएगा, एक एक पेज के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने में ही बच्चा भूल जाता है कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करूंगा। मैं टैक्सेशन में भी करता हूं, यहाँ पे भी करता हूं। टैक्सेशन में एक अलग तरह का लेवल आता है कि आपस में वो कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं। चैप्टर कुछ और चल रहा है, पुराने चैप्टर को मिला देंगे। यहाँ पर इस तरह की लिंकेज तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ड एक एक याद होना चाहिए। जैसे इस चैप्टर के साथ मैंने क्वेश्चन बैंक तो आपको अलग दे ही रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ के साथ क्वेश्चन बैंक भी करते रहें। और इस चैप्टर के साथ मैंने जो ट्रेंड आया है नया क्वेश्चन पूछने का, वो क्वेश्चन भी आपको अलग से साथ के साथ दिए हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और थोड़ा सा लिटिल बिट टेक्निकल भी है। अकाउंट्स भी इसमें यूज होगी, अकाउंट्स के कुछ प्रोविजन भी इसमें यूज होंगे। तो शेयर कैपिटल देखिए, शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, वोटिंग राइट्स कैसे होते हैं, ऑलरेडी मैं ये इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद आ रहा होगा। पहले वो टॉपिक हम लोग इसी चैप्टर के अंदर रखते थे, लेकिन सीए फाउंडेशन में इनकॉर्पोरेशन के अंदर रखा हुआ है उस टॉपिक को, तो दैट्स वाई मैंने सीए इंटरमीडिएट में भी उस टॉपिक को उस चैप्टर के अंदर रख दिया है कि शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है, वोटिंग राइट्स कैसे होते हैं, क्या प्रेफरेंशियल शेयर को भी वोटिंग राइट होते हैं या नहीं होते हैं, डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में। तो उनसे आगे की हम बात करते हैं। पहला जो प्रोविजन है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट। जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंशियल राइट वाले इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं हम। जब आपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ा होगा, काइंड्स ऑफ कंपनी के बाद जो थर्ड चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन का, तो वहां मैंने इसका जिक्र किया होगा कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए जा सकते हैं। जल्दी से बताइए कि कुछ ध्यान आ रहा है आपको कि डिफरेंशियल राइट वाले वोटिंग शेयर वाले शेयर हम इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपको ध्यान आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से जवाब भेजिए अपने, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप। अभी तक मुझे जवाब आपका नहीं मिला है कि डिफरेंशियल राइट वाले, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जवाब इसी का आया है कि कर सकते हैं। मैंने वहां पर भी आपको क्लियर किया था कि माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए आपके, और आया भी था कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हैं और सैफाली के पास भी 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हैं, तो एक के पास वोटिंग राइट कम होगा, एक के पास ज़्यादा होगा, ऐसे कौन तैयार हो जाएगा। मतलब जिसके पास वोटिंग राइट कम होगा या डिविडेंड का राइट कम होगा, तो कैसे ये तैयार हो जाएगा दूसरा व्यक्ति। तो उसमें क्या होता है कि अगर मुझ में ओनरशिप वाली भावना है, मैं इनकम कम मिले मैं काम चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरे पास पावर ज़्यादा रहे,
तो मैंने उस केस में वोटिंग राइट ज़्यादा लिया होगा और अपना डिविडेंड का राइट छोड़ा होगा। और सैफ अली को लगता है कि मैं तो वैसे भी मीटिंग में नहीं जाती हूँ, मुझे अपनी मतलब पावर कम भी हो जाए मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो इनकम ज़्यादा आती रहनी चाहिए संजय जी के मुकाबले। तो उसने जो है डिविडेंड राइट अपना बढ़वा लिया होगा और वोटिंग राइट उसका कम हो गया होगा। तो अब कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है ये चीज़ कि ऐसा नहीं है कि दो बराबर की वैल्यू लिए हुए शेयर जो हैं, तो एक के पास राइट कम है, एक के पास राइट ज़्यादा है, तो इसमें बैलेंस हो जाता है थोड़ा सा कि अगर किसी के पास एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ उसके पास कम होगी। लेकिन इसके कुछ रूल्स होंगे कि आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट एड टू द डिविडेंड या एड टू द वोटिंग राइट शेयर कब इशू कर सकते हैं। तो ये थ्योरी है यहाँ पर आपकी कि इशू तो कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। और डायरेक्टली इससे केस स्टडी बना के भी क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों को जो दिक्कत होती है डायरेक्ट क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। उसका कारण क्या है कि अगर इसमें 10 पॉइंट्स है माना, कोई से 5-6 पॉइंट आपको याद रह गए तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन सपोज कीजिए आपको 10 में से 9 पॉइंट याद है, 10वां पॉइंट याद नहीं है, और केस स्टडी उस 10वें पॉइंट से ही अगर अराइज हो गई तो केस स्टडी को समझने में दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक एक लेटर, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ रिवीजन अपने बढ़ाइए। तो स्टार्ट करते हैं कि कंडीशन क्या क्या है, फिर मैं उन्हें समझाना शुरू करता हूं। कुछ कंडीशन बड़ी प्रोसीजर है। जैसे पहला पॉइंट है इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, यानी कि आपका जो डिफरेंशियल राइट वाला, डिफरेंशियल राइट एड टू द वोटिंग, डिफरेंशियल राइट एड टू द डिविडेंड इशू कर तो सकते हैं आप, लेकिन वो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल होना चाहिए। इफ इट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, तो सैफ अली बताइएगा मुझे, हैंड रेज कर दीजिए अपना, बोल के बता दीजिएगा कि क्या पॉसिबल है डिफरेंशियल राइट वाले इक्विटी से इशू करना इफ इट नॉट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। तो प्लीज सैफ अली हैंड रेज योर हैंड। इफ नॉट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल is it possible to issue share with differential right? Yes सैफ अली बोलिए। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि if it is not authorized by the article, is it possible to issue differential right share? No sir. No sir. इसी का raise your hand and tell me. Yes इसी का। Yes speak. नो सर। मनीषा? यस। वेरी गुड, यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था कि स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते, लेकिन आप आर्टिकल्स को अमेंड कर लीजिए। आर्टिकल्स को अमेंड करने का एक तरीका है कि एसआर वगैरह पास कराना पड़ेगा, देन इट इज पॉसिबल। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो ट्विस्ट करके आ जाते हैं, तो ये देखना पड़ता है हमें कि वो आपसे चाह क्या रहे हैं। ये एक आर्ट है क्वेश्चन को पढ़ना और उसको फिर अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इश्यू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। तो कोशिश करेंगे कि साथ के साथ आपको जितना भी मैं मैक्सिमम याद करा पाऊं यहीं पर। सेकंड पॉइंट है इश्यू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग ओवर where the equity share of a company are listed on a recognized stock exchange, OR shall be passed by postal ballot। सेकंड कंडीशन क्या है कि पहला तो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल होना चाहिए। अगर ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल नहीं है तो प्लीज अमेंड योर आर्टिकल, और अमेंड जो होते हैं आर्टिकल बाय पासिंग एसआर होते हैं, ठीक है। और
उसके बाद आपको ये काम करना है तो भी आपको OR पास कराना पड़ेगा। ऑथराइज होने के बाद भी, अगर ऑथराइज नहीं है तो पहले ऑथराइज होइए, SR पास कराइए और इसका OR अलग से पास कराइए। इसका OR आपको सेपरेटली पास कराना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो प्लीज जर्नल मीटिंग बुला के OR पास नहीं होना है, फिर पोस्टल बैलेट से आपको OR पास कराना है। तो मैंने आपको बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, क्योंकि जनरल मीटिंग ठीक है, हमें लगता है कि पूरी कंपनी की राय ले ली है हमने, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए कि देश विदेश में मेंबर फैले हुए होते हैं, तो कुछ चुनिंदा, अगर हम बात करें टोटल मेंबर में रिलायंस कंपनी ने कोई जनरल मीटिंग बुलाई, करोड़ों मेंबर्स होंगे, करोड़ों शेयर होल्डर होंगे रिलायंस कंपनी के, लेकिन वहां पर कितने पहुंचेंगे? 50-100 मेंबर पहुंचेंगे, यानी कि 1% भी शेयर होल्डर वहां नहीं पहुंचता है। तो एक तरीके से एक जस्टिस नहीं हो पाता है कि हम उन 50-100 लोगों के आधार पर पूरे कंपनी के ऊपर वो जो डिसीजन है वो लागू करें। तो लॉ मेकर्स ने कुछ बहुत चुनिंदा मैटर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हैं, उन्हें रखा है कि आप इसे पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही आप पास करवाएंगे। तो अगर आपकी कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो OR जो पास होगा पोस्टल बैलेट से होगा। पोस्टल बैलेट आपको मालूम है, तो एक तरीके से ज्यादातर मेंबर्स की उसमें कंसेंट आ जाएगी कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते। तो सेकंड केस, आपको कीवर्ड याद रखना है, पहला है आपका ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल होना चाहिए, सेकंड है OR पास होना है, और अगर लिस्टेड है तो OR पास होना है आपका पोस्टल बैलेट से। थर्ड कंडीशन जो आपको चेक करनी पड़ेगी, द शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इश्यूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो शेयर्स हैं विद डिफरेंशियल राइट वाले कैन नॉट एक्सीड 26% ऑफ टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। इसी का प्लीज रेज योर हैंड और मुझे समझाइए कि व्हाट इज द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, क्या मतलब समझते हैं आप इसे, कि पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल क्या होगी? प्लीज टेल मी, जल्दी से बताइएगा। इसी का प्लीज रेज योर हैंड। यस, इसी का प्लीज टेल मी। आफ्टर इशू ऑफ शेयर, ये परसेंटेज ज्यादा नहीं जानी चाहिए। वेरी गुड, इसी का बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो पोस्ट इशू का मतलब है आफ्टर इशू, ठीक है। अब एक मैं आपके सामने क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूं, क्योंकि किसी भी पॉइंट से उठ के आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें भी हैंडल करना है, और जो क्वेश्चन नए आ सकते हैं उन्हें भी हैंडल करना है। सपोज कीजिए कि प्रेजेंटली जो बैलेंस शीट है आपकी, प्रेजेंटली जो बैलेंस शीट है उसमें जो इशूड शेयर कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल है आपके पास, वो 1 लाख इक्विटी शेयर हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कि 10 लाख रुपए की आपके पास इक्विटी कैपिटल होगी। इसमें से 10,000 जो शेयर हैं, 10,000 शेयर जो हैं वो डिफरेंशियल राइट वाले हैं। गेट इट क्लियर? इस 1 लाख में से कभी पहले आपने इशू किए होंगे, तो इस 1 लाख में से 10,000 शेयर जो हैं वो डिफरेंशियल राइट वाले हैं। तो प्लीज शेफाली रेज योर हैंड और मुझे ये बताइए कि, या इसका आप मैसेज के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। चलिए मुझे बताइए कि अब मैं अगर डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू करना चाहता हूं तो कितने कर सकता हूं? जल्दी से बताइएगा। अगर मैं डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू करना चाहता हूं तो कितना कर सकता हूं? चलिए, यस शेफाली प्लीज। एटलीस्ट
मतलब 26% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना आएगा, वो कितने शेयर आएंगे अंदाजन। $10,000 का यानी 2600। ओके मनीषा प्लीज रेज योर हैंड। यस मनीषा प्लीज। अच्छा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी इसकी। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बस यही मैं सुनना चाह रहा था। देखिए सैफाली और बाकी बच्चे जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आया अभी, तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सैफाली आप तो जो रॉन्ग थी, जो ऑलरेडी 10,000 डिफरेंशियल राइट वाले वोटिंग शेयर इशू हैं उसका आप 26% ले रहे थे, ये मतलब नहीं है इसका। ये कहना चाह रहे हैं कि जो शेयर्स हैं टोटल पोस्ट इशू कैपिटल का 26% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें वो भी शामिल कर लीजिएगा आप 26% में जो ऑलरेडी इशू हुए हुए हैं। अगर मैं मोटा मोटी बताऊं, मतलब वो एग्जैक्टली सही नहीं होगा, मैं फिर सही भी बताऊंगा कि 1 लाख इक्विटी कैपिटल है आपकी नंबर ऑफ शेयर्स के में, तो एक तरह से 26% कितना आता है, 26,000 शेयर्स आते हैं, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी आपके पास इशूड हैं। तो मोटा मोटी आप नए इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट वाले 16,000 इशू कर सकते हैं। मैं मोटा मोटी क्यों कह रहा हूं आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो 26% है वो लेना है पोस्ट इश्यू कैपिटल। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और ये जो मैंने 26,000 ले लिए, वो ले लिए प्री इशू कैपिटल, यानी कि इशू होने से पहले नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है। कुछ भी शेयर इशू होंगे, माना मैं कह रहा हूं कि 10,000 भी अगर इशू होंगे तो वो 1,10,000 रुपए, 1,10,000 शेयर बैठेंगे, तो इसका 26% आना था। इट के लिए जो मनीषा पॉइंट पहचान गई हैं, इसलिए वो मेरे से टाइम मांग रही थी कि कुछ कैलकुलेशन के लिए टाइम चाहिए, तो मैं उनके जवाब से बिल्कुल समझ में आ जाता है मेरा कि वो सही सोच रही हैं, ठीक है ना। तो उससे मुझे आइडिया हो गया। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये चीज क्लियर है आपको या नहीं है, कि जितने भी शेयर इशू होने के बाद कैपिटल आएगी, माना 1 लाख आपके पास ऑलरेडी शेयर है और आपको लगता है 15,000 शेयर और इशू होंगे, 15,000 शेयर और इशू होंगे, तो 1,15,000 बैठा। तो 1,15,000 का 26% आप डिफरेंशियल राइट वाले शेयर कर सकते हैं। उसमें से 10,000 जो ऑलरेडी इशूड हैं वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो बैलेंस नंबर ऑफ शेयर आपके पास निकल के आ जाएगा कि आप कितने डिफरेंशियल राइट वाले शेयर और कितने इशू कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। मैथमेटिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो कर लीजिएगा। शेफाली कह रही हैं कि समझ नहीं आया अभी, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूं। थर्ड पॉइंट दोबारा से रीड कीजिए मेरे साथ शेफाली। द शेयर्स with differential right shall not exceed 26% of the total post issue paid up equity capital। जो शेयर डिफरेंशियल राइट वाले हैं वो टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल का 26% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे यही पूछा था, जिसका जवाब इथिका ने बिल्कुल ठीक दिया था, कि टोटल पोस्ट इशू कैपिटल क्या होगी। पोस्ट इशू कैपिटल होगी कि हम जो नए शेयर इशू करने वाले हैं उन्हें जोड़ने के बाद जो टोटल कैपिटल आएगी, तो उसका 26% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और इसमें इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इन 26% में वो वाले शेयर भी शामिल होंगे जो किसी भी समय पहले इशू हो चुके हैं। तो माय क्वेश्चन है कि 1 लाख शेयर थे आपके पास इक्विटी वाले 10 रुपए वाले, हमें अमाउंट से मतलब नहीं है कि 10 लाख है, ये 1 लाख इक्विटी शेयर थे 10 रुपए वाले। इसमें से क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको कि 10,000 शेयर डिफरेंशियल राइट वाले ऑलरेडी इशू हुए हुए हैं। तो अब अगर कंपनी चाहती है कि कितने शेयर इशू कर सकती हो, और पेपर में मैथमेटिकल भी नहीं आएगा, पेपर में तो ये कह दिया जाएगा आपको कि कंपनी 15,000 नए इक्विटी शेयर इशू करना चाह रही है डिफरेंशियल राइट वाले। कैन इट डू सो, क्या वो कर सकती है? तो आपको क्या देखना है कि 1 लाख ऑलरेडी इक्विटी शेयर है, 15,000 और डिफरेंशियल राइट वाले हैं, तो 1,15,000 आ गया। इसका 26% निकालिएगा कि कितना आता है, उसमें से 10,000 शेयर माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर वो 15,000 या उससे कमाता है तो इसका मतलब है 15,000 शेयर इशू किए जा सकते हैं, और अदरवाइज नहीं किए जा सकते। आपसे पेपर में मैथमेटिकली भी चेक नहीं होगा, पेपर में तो कह देंगे कि कंपनी 50,000 शेयर और इशू करना चाहती है डिफरेंशियल राइट वाले, तो इशू होने के बाद टोटल पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,50,000। 1,50,000 का जब आप 26% निकालेंगे तो ये कितना आएगा आप सोचिए। 1,50,000 को 26 निकालिएगा मनीषा एक बार। आई थिंक 26,000 एक आएगा, 13,000 एक आएगा, आई थिंक 39,000 आएगा, ठीक है ना। उसमें से ऑलरेडी आपके 10,000 शेयर इशू हुए हुए हैं, तो इट मींस कंपनी मैक्सिमम 29,000 शेयर इशू कर सकते हैं डिफरेंशियल राइट वाले, और कंपनी चाह रही है कि 50,000 में इशू कर दूं। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। पेपर में तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैथमेटिकल भी नहीं फंसाएंगे। वेरे मनीषा ने मैथमेटिकल भी निकाल लिया था एग्जैक्टली कितने शेयर, ठीक है ना, निकालना वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपसे नंबर ऑफ शेयर देके पूछेंगे, और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको अपना आंसर देना पड़ेगा कि कंपनी ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती। जल्दी से बताइए 3 कंडीशन क्लियर हुई या नहीं हुई। अभी तक कंपनी लॉ में आपने प्रोसीजरल पार्ट ज्यादा पढ़ा है, आज टेक्निकल पार्ट आना स्टार्ट हुआ है। टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा जनरल मीटिंग में तो था, जहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, या काइंड्स ऑफ कंपनी में डेफिनेशंस वगैरह में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो जो चैप्टर थे वो प्रोसीजरल पार्ट थे, और आज थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आज शुरू हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर ये ऐसे ही रहने वाला है, तो जल्दी से बताइएगा ये चीज क्लियर हुई, इसी का प्लीज बता दीजिएगा मुझे ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। 4th पॉइंट है द कंपनी मस्ट हैव कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं सैफाली और इसी का, तीनों ही लोग तैयार रहिएगा, कि कंपनी ने मतलब आज कंपनी हमारे करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है वो इशू करना चाहती है डिफरेंशियल राइट वाले, वोटिंग राइट वाले और डिफरेंशियल राइट डिविडेंड वाले इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन पिछले 3 सालों से उसने कोई भी डिविडेंड नहीं बांटा है। ये तो कह रहे हैं तीनों के तीनों सालों में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए, 3 सालों में डिविडेंड नहीं बांटा है, तो क्या कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू कर सकती है? माय क्वेश्चन। सभी बच्चे लिखेंगे अपना जवाब। जल्दी बताइएगा। मनीषा रेज योर हैंड। बताइए क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान से सुने कि थ्योरी में, मतलब पूरे सीए जर्नी में थ्योरी में नंबर क्यों कम आते हैं। मैनी टाइम्स हम लोग जो वर्ड हैं उनका अर्थ अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, बस क्रैमिंग में लगे रहते हैं, और वर्ड कुछ और है, पेपर में लिख के कुछ और आएंगे।
अगर इस चीज पर मैं जोर ना डालूं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर, तो बच्चे गलती क्या कर सकते हैं पेपर में लिखते हुए, अगर थ्योरी में भी आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देंगे, जबकि बहुत अंतर है। डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास डिविडेंड बांटने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट मौजूद होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसमें आपने डिविडेंड बांटा है। अगर ये चाहते कि डिविडेंड बांटना जरूरी है पिछले 3 सालों में, तो यहां पे ये लिख देते कि डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेबल, इन दोनों में डिफरेंस है। जल्दी से मुझे मैसेज के थ्रू बताइए कि बात समझ में आ गया है या नहीं आया है। कंसिस्टेंट ट्रैक का मतलब पूछ रही है सैफाली। कंसिस्टेंट ट्रैक का मतलब है तीनों के तीनों सालों में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले 3 सालों में से 2 सालों में तो थे, 1 साल नहीं था। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। ठीक है, वो 4th पॉइंट भी आपके समझ में आ गया है नहीं आ गया? किसी भी पॉइंट से उठ के केस स्टडी आएगी, ये समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 5, द कंपनी हैड नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ने पिछले 3 सालों में ये वाली गलती ना की हो। कौन सी वाली गलती ना की हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग चीज होती है, एनुअल रिटर्न अलग चीज होती है। पिछले 3 सालों में उसने इनके फाइलिंग में कोई गलती ना की हो। कम क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, पिछले 3 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस समय पे जा रहे थे, एनुअल रिटर्न नहीं गई या किसी 1 साल नहीं गई। ठीक है, तो फिर ये डिफॉल्ट हुआ। डिफॉल्ट अगर हुआ तो फिर उस केस में आप डिफरेंशियल राइट वाले जो शेयर्स हैं वो इशू नहीं कर पाएंगे। जल्दी से बता दीजिएगा। 4th पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? 5th पॉइंट कि पिछले 3 सालों में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल की हो, आपने डिफॉल्ट ना किया हो। नेक्स्ट, द कंपनी है नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ध्यान दीजिएगा, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट पॉइंट नंबर 5 में ये वर्ड नहीं था सबसिस्टिंग, यहां पर सबसिस्टिंग है। मैं आपसे पूछूंगा पहले कि दोनों में क्या अंतर है। मैंने आपको एक तरह आइडेंटिफाई तो कर दिया कि पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में क्या अंतर है। अब आपकी बारी है कि मुझे इसका मतलब बताएं। नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, इसमें गलती ना करियो। रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसी का प्लीज रेज योर हैंड। मुझे बताइए कि पॉइंट नंबर 5 में कह रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न को फाइल करने में डिफॉल्ट ना किया हो, और पॉइंट नंबर 6 में अलग तरह के डिफॉल्ट हैं, लेकिन यहां लिखा हुआ सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टिंग डिफॉल्ट एंड ओनली डिफॉल्ट? सैफाली प्लीज रेज योर हैंड। यस सैफाली प्लीज। सर इसका मतलब ये है पॉइंट नंबर 6 में कंपनी ने मतलब वो डिफॉल्ट कंटिन्यू ना करनी हो, मतलब जैसे डिविडेंड की पेमेंट में या डिबेंचर्स की रिडेम्पशन में और प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन में, जबकि पॉइंट नंबर 5 कहता है कि प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और एनुअल रिटर्न्स है उनमें कोई गलतियां मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा हूं आपकी बात से, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो शायद आप अच्छी तरह से वर्ड नहीं दे पा रहे हो उसे। मैं बताऊंगा खैर आपको उदाहरण देके। फिलहाल मनीषा को भी चेक कर लेते हैं। मनीषा प्लीज रेज योर हैंड। यस मनीषा। इशू कर रहे हैं उस टाइम डिफॉल्ट ना हो, मतलब अगर हमने पहले डिफॉल्ट करा हो
तो इशू करने से पहले हम उसे करेक्ट करें, जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड की है तो हम इशू करने से पहले डिविडेंड ऑफ पेमेंट में हमने डिफॉल्ट करा तो पेमेंट हम डिविडेंड की कर दें, उसके बाद इशू करें। बट तो गुड 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 गुड, क्लियर हो गया। देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुने, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट का मतलब यह है कि सपोज कीजिए आपको जो डिविडेंड देना था, ड्यू डेट थी 20 जुलाई, ठीक है ना, आपने नहीं दिया तो गलती तो कर दी आपने। आपको 20 जुलाई को डिविडेंड बांटना था, डिपॉजिट की मैच्योरिटी 20 जुलाई को आ रही थी, इंटरेस्ट आ रहा था, तो ए टू डी पॉइंट की एक पर्टिकुलर डेट होगी, लेकिन आपने उस डेट को तो नहीं दिया, लेकिन बाद में आपने दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो डिफॉल्ट है वो सबसिस्ट नहीं करता, यानी कि आपने अपनी कमी को दूर कर लिया। तो 6 पॉइंट में क्या है, गलती करी हो कोई बात नहीं है, लेकिन बिफोर इशूइंग न्यू डिफरेंशियल राइट वाले शेयर आपने वो डिफॉल्ट दूर कर दिया। और पॉइंट नंबर 5 में है कि आपने डिफॉल्ट ही ना कराओ। देखिए पिछले 3 सालों में आपने किसी भी साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे तो गलती हो गई ना आपसे, वो एक अलग बात है कि आपने बाद में वो फाइल करे होंगे, लेकिन गलती तो हो गई ना आपसे। तो पॉइंट नंबर 5 कह रहे हैं कि गलती ही ना करी हो, ऐसा नहीं गलती करके सुधार लें। 6 पॉइंट में क्या है कि गलती करी लेकिन अगर आपने सुधार ली तो वो डिफॉल्ट जो है सबसिस्ट नहीं करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेल। क्लियर हो गया ये पॉइंट सभी बच्चों को? चलिए 7th पॉइंट देखिएगा, द कंपनी हैड नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक और इंटरेस्ट पेबल दियर ऑन। यहां पर भी क्या है, कंपनी हैड नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम ए पीएफआई, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरेस्ट, यानी कि अगर कंपनी ने पीएफआई से, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, शेड्यूल बैंक से कोई लोन लिया है तो उसमें डिफॉल्ट ना करो। डिफॉल्ट करा उस बाद में रिमूव कर दिया तो भी आप ये काम नहीं कर पाएंगे। और इंटरेस्ट पेबल दियर ऑन, और आगे क्या है, ड्यूज विद रेस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी पेमेंट रिलेटिंग टू एम्प्लॉय, यानी कि कंपनी ने डिफॉल्ट ना कराओ जो एम्प्लॉय से रिलेटेड स्टैट्यूटरी पेमेंट है, ग्रेचुटी का पेमेंट करना है, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, तो जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं उनका पेमेंट करने में डिफॉल्ट ना कराओ। और क्रेडिटिंग द अमाउंट इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, तो नाम से याद रखिएगा, कभी मैं जिक्र आएगा डिटेल में तो मैं बता दूंगा कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या होता है। तो उसमें जो कंपनी को पैसा जमा कराना है तो उसमें क्रेडिट करने में डिफॉल्ट ना करा हो। पॉइंट नंबर 8, company had not been penalized by court or tribunal during the last 3 years of any offence under the RBI Act, the Securities and Exchange Board of India, the Securities Contract Regulation Act, any Foreign Exchange Management Act, or any other special act under which the company is being regulated by any sectorial regulator। तो कंपनी को कभी भी कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज ना किया हो। ऐसा तो हो सकता है कि आरबीआई ने कोई आरोप लगाया कंपनी के ऊपर, या फेमा के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उन्होंने कोई आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने अभी तक कोई पेनल्टी नहीं लगाई, यानी कोर्ट में वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोर्ट में आरोप सिद्ध हो गया इन एक्ट के अंदर और उसको पेनलाइज भी किया गया, तो पिछले 3 सालों में, तो कंपनी ये काम अब नहीं कर पाएगी। पहले 3 साल बीत जाने दीजिए तब जाके आप ये काम कर पाएंगे, लेकिन अगर 3 साल लैप्स नहीं हुए हैं तो आप फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। एनी स्पेशल एक्ट अंडर विच सच कंपनी बीइंग रेगुलेटेड बाय सेक्टोरियल रेगुलेटर का मतलब क्या है, माना आप बैंक हैं तो सेक्टोरियल है कि बैंक के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगता है, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है तो कंपनी एक्ट तो लगेगा, लेकिन सेक्टर है जिसके ऊपर इंश्योरेंस IRDA के कानून भी लगते हैं। इट क्लियर? तो सेक्टोरियल का मतलब ये होता है। 9th पॉइंट, द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर विद सेम राइट इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल राइट एंड वाइस वर्सा, यानी कि कंपनी
अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर विद सेम वोटिंग राइट वालों को वो डिफरेंशियल राइट वाले वोटिंग राइट में कन्वर्ट नहीं कर सकती और वाइस वर्सा भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि वो डिफरेंशियल राइट वाले शेयर को वो सेम राइट वाले इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल एंजॉय ऑल अदर राइट सच एज बोनस शेयर, राइट शेयर which the holder of equity share are entitled to subject to differential right with which such share have been issued। यानी कि जो हमारे डिफरेंशियल राइट वाले इक्विटी शेयर हैं तो उन्हें जो बाकी इक्विटी शेयर जो सेम राइट वाले हैं जो उन्हें बेनिफिट मिलते हैं, बोनस शेयर मिलना है, राइट शेयर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि जब भी कंपनी फर्दर इशू निकालती है तो पहले अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर से पूछेगी तो वो वाले जो बेनिफिट हैं वो सब उन्हें मिलेंगे। द रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन अंडर एक्शन 88 shall contain all the relevant particulars of the share with differential right issued along with details of the shareholder, explanatory statement to be annexed to the notice of general meeting in pursuance of section 102 or of a postal ballot in pursuance of section 110 shall contain the prescribed particulars। जैसे 12 पॉइंट है प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी अगर मैं प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स भी लिखूंगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। जनरल मीटिंग आपने पढ़ा था, जनरल मीटिंग में तो दो तरह के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। जब भी स्पेशल बिजनेस जाएगा तो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, आपको ध्यान होगा, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? अगर एजीएम में 4 बिजनेस होते हैं स्पेसिफाई, वो ऑर्डिनरी है। एजीएम में उन 4 बिजनेस के अलावा सारे के सारे स्पेशल हैं। तो क्या आपका डिफरेंशियल राइट वाला शेयर इशू करना उन 4 बिजनेस में आता है? नहीं आता। तो चाहे इसको आप एजीएम में डिस्कस कर लीजिए और चाहे ईजीएम में कर लीजिए। ईजीएम तो सारे के सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं। तो एक प्रोसीजरल पार्ट है कि नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, तो आपको यह लिखना है। जहां जहां भी प्रोसीजर की बात आती है, अभी बहुत जगह आएगी, तो आपको यह समझना है कि अगर बिजनेस स्पेशल है तो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो जाना ही जाना है। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स क्या होंगे? डिटेल तो इनकी भी गिवन है, लेकिन याद नहीं हो पाएंगे, इस वजह से मैंने यहां पर नहीं दिया है और ना ही वो पूछा जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज द प्रेस्क्राइब डिटेल इन द बोर्ड रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट वाज कंप्लीटेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी एक प्रेस्क्राइब डिटेल, इसकी भी जिक्र होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या प्रेस्क्राइब डिटेल जाएगी। तो बस आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है कि एग्जैक्टली क्या प्रेस्क्राइब डिटेल होने वाली है। जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? एक खूबसूरत सा क्वेश्चन पेपर में आया है। एमएन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हैड गोट ए गुड ब्रांड वैल्यू। एमएन लिमिटेड जो है कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है और उसकी एक अपनी अच्छी ब्रांड वैल्यू है। ओवर द ईयर इट हैज बिल्ट ए गुड रेपुटेशन इन इट बैलेंस शीट एज एट March 31, 2017 शो द फॉलोइंग पोजीशन। ऑथराइज कैपिटल है 25 लाख इक्विटी शेयर और द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईयर, यानी कि 25 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले। तो कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गई है, ये सही कर लीजिएगा। ये आपके बैठेंगे 2 करोड़ 50 लाख, तो खाली 50 लाख लिखा हुआ है, 2 करोड़ 50 लाख बैठेगा ये। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल 10 लाख इक्विटी शेयर और द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईयर, तो ये सही है। मतलब ऑथराइज है 25 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप है वो है 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 1 करोड़ है। फ्री रिजर्व है आपके पास 3 करोड़ रुपए के। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजिंग टू डिक्लेयर ए बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। द बोर्ड वांट्स टू नो द कंडीशन एंड द मैनर ऑफ इशूइंग बोनस शेयर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये गलत जगह प्लेस हो गया है क्वेश्चन। ये बोनस शेयर का है क्वेश्चन कि बोनस शेयर इशू कर सकते हैं नहीं कर सकते हो, क्या कंडीशन उन्हें माननी है। ये डिफरेंशियल राइट वाला क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, तो इसे हम बाद में देख लेंगे क्योंकि ये प्लेसिंग इसकी गलत हो गई है, तो डोंट वेरी। बोनस शेयर का भी यहाँ पर आएगा और उसकी कंडीशन देख लेंगे कि बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। तो फिलहाल आप मुझे बताइए कि यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में? जो डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वेरी गुड। तो आज हम इसको यहीं पर रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।